हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू अगेन। तो भाई, पिछली क्लास में हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ा था। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, कैटायन और एटम आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो कहलाता है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दोबारा से बोलो। मेटल के पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, वो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बोलो। और कल हमने खूब सारे सवाल किए थे इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक वैरायटी हमने कल स्टार्ट की थी, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो वैरायटी कैसी थी बताओ? पॉलीन्यूक्लियर। ई एन का एक नाम और बताया था मैंने, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ई एन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह के एग्जाम में एक और आ गया ये मॉलिक्यूल। मान लीजिए इसका पूछा, अब आपको इसका निकालना है, तो क्या करोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम्म। तो आप क्या करोगे इसमें? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ, आपको स्टैंडर्ड बताया था मैंने निकालना। सबके इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। फिर इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 8 CO। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डेल्टा बॉन्ड। टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा ये? 72। टोटल 72। अब आपसे बोला जाता था एक का ईएन निकाल के बताओ। ई ए एन ऑफ 1 CO तो क्या आएगा? डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 36। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे निकलेगा ये मैंने बताया था आपको। तो स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, आपको ये डाउट आएगा कि सर इनकी स्ट्रक्चर हमें कैसे पता चलेगी। तो भाई एक बात बता दें, स्ट्रक्चर आपको नहीं पता चलेगी, हम बताएंगे। और हम स्ट्रक्चर जो बताएंगे उनमें ही आपको पूछा जाएगा, क्योंकि वही सिलेबस में है। तो अभी एक डाउट और आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा डेल्टा बॉन्ड है कि नहीं है। तो जो स्ट्रक्चर है हम बताएंगे, 3 स्ट्रक्चर, उन तीनों में डेल्टा बॉन्ड है, वही हमारे सिलेबस में है, और वही मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं। तो ये डेल्टा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमेशा काउंट करना है आपको। आप देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये सब डाउट आएंगे आपको, ये याद रखने स्ट्रक्चर, क्योंकि यही स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और यही आपके सिलेबस में और यही आते हैं। ये जो बीच में दिख रहा है ये डेल्टा बॉन्ड है। अब इसको समझो आप। यहां देखो, कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर है। कोबाल्ट का कितना है सर टोटल? तो क्यों 27 × 2 कितना हो रहा है? 20 के ये तो 8 से मल्टीप्लाई होगा ना, 2 × 8। अब हो जाएगा देखो। इसका 27 फिक्स है। ये जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 27 प्लस 2 2 4 तो 6। तो 27 प्लस 6 कितना हुआ? बोलो।
तो 27 प्लस 2 प्लस 6 33। ये ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं। ये CO क्या है? ब्रिजिंग, बीच में। तो ये अपना लोन पेयर जो होता है वो नहीं देता, वो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ध्यान से समझो आप क्या कर रहा है वो। बीच वाला CO गया, एक इसको दे रहा है, 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 ब्रिजिंग। तो जब काउंटिंग होगी तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा इसका भी। क्लियर हुआ भाई? तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो 27 प्लस 33, ये 34 हो गया। इसी तरह से ये वाला भी एक देगा, 33, है ना। और डेल्टा बॉन्ड का एक एक्स्ट्रा काउंट होगा, ये वाला 36। दोबारा देखो, यहाँ कितना हुआ? 27 प्लस 6 33, ये वाला 34, ये वाला 35, इधर से एक काउंट होगा ये एक्स्ट्रा 36। ऐसे ही 27 है, 6 33 34 35, ये एक्स्ट्रा काउंट होगा 36। तो डेल्टा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए। हाँ है ना। अब इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, इसमें कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। जेई मेंस में क्या सवाल पूछा गया था पता है आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। वो कह रहा है कि इफ कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड x एंड terminal CO y, then identify x plus y in। ये मेंस में सवाल आया है, चलो करो, बताओ आंसर बताओ, आंसर बताओ। हाँ अभिषेक बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। चलिए बताएं क्या आएगा, सोचो। टर्मिनल कितने हैं? 3 और 3 6। तो x बराबर तो 6 है, y बराबर 1, तो 6 प्लस 1 7। ऐसे सवाल आएंगे। टर्मिनल बोला है, ओनली टर्मिनल, ये 3, वो 3 6, और ये एक डेल्टा बॉन्ड 7। CO CO बॉन्ड एक है और 6 टर्मिनल है। ब्रिजिंग काउंट नहीं होंगे, ब्रिजिंग कहाँ लिखा उसने? ओनली टर्मिनल। अब देखो टर्मिनल ये वाले कहलाते हैं और ब्रिजिंग बीच वाले कहलाते हैं। तो ब्रिजिंग नहीं बोला एग्जाम में, यही सब 9 लिख रहे हैं यार। देखो कैसे, क्या बोलूं अब मैं। अब मेरे पास कुछ है बोलने के लिए, बताओ। टर्मिनल क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप समझना चाह नहीं रहे। हो गया। एक्स एंड वाई रॉन्ग, CO बॉन्ड एक्स, अच्छा, CO बॉन्ड डेल्टा 1 और 6। अभी तो आया समझ में भाई। ये टर्मिनल लिगेंड्स हैं,
टर्मिनल 6 हो गए, एक आपका डेल्टा बॉन्ड ये हो गया 7। अभी समझ में आया? क्लियर हो गया बॉस? अब एक सवाल है, क्या इस क्वेश्चन में इस मॉलिक्यूल में सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है क्या? ये सवाल पूछेगा, जल्दी बताओ, क्या इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है? इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग है, सोचो। ये जो नहीं लिख रहे हैं ना, नींद में है ये। क्या हमने ऐसा पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड के हर एक कंपाउंड में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है? जहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया किसी मेटल के साथ, तो उसमें हमेशा ही सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। इसको कोबाल्ट कहा जाता है। ये कोबाल्ट कोबाल्ट है जब O छोटा होता है, और ये जो है ना, यहाँ ऑक्सीजन बराबर में होता है। तो ये कोबाल्ट है, यहाँ ऑक्सीजन देखो छोटा है। क्लियर? तो सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, सब में हो रही है, चाहे कोई भी हो, जैसे कल अपन ने लिखे थे ऐसे। बताओ, क्या इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है? हाँ। ये कोबाल्ट है और ये फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, हो रही है, हाँ। अभी एक और पढ़ूंगा, Fe2CO होल 8, क्या इसमें 9, क्या इसमें हो रही है? हाँ। क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग है? हाँ। क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग है? हाँ। क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग है? हाँ। इन सब में सिनर्जिक बॉन्डिंग है। अब यहाँ एक नया सवाल बनेगा एडवांस लेवल का। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चरें आपको याद होनी चाहिए, इनमें से कुछ भी सवाल पूछ लेता है। मैं उल्टा कर देता, इसको x प्लस वाई में उल्टा कर देता तो ब्रिजिंग लिगेंड y कर देता, तो वैल्यू क्या हो जाती? दो ये हो जाते और एक वो 3 हो जाती, कुछ भी जरूरत। ठीक है। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे हो रही है वो देखो। आपको एक सवाल पूछेगा, यहाँ पर x है और ये y है। सवाल ये है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। एडवांस लेवल का सवाल है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ x और y। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में कैसे करेंगे इसको देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो कोबाल्ट है, और ये दो कोबाल्ट में से ये इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है ना? और यहाँ एक कोबाल्ट जो है वो इसको दे रहा है। दिमाग की बत्ती जल गई। अब ये कोबाल्ट इसको दे रहा है, ये कोबाल्ट अगर इसको देगा तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई साहब? एक ही कोबाल्ट एक ही कार्बन मोनोऑक्साइड को दे रहा है, और यहाँ इस कार्बन मोनोऑक्साइड को दो कोबाल्ट यानी दो मेटल दे रहे हैं। जब दो मेटल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे तो इसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा जा रहा है। अगर इसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा जाएगा तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो क्या होगा? एक्स ज़्यादा आएगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्मिनल CO एंड ब्रिजिंग CO, बताओ। तो ऑर्डर बताओ, कंपेयर करो। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अब देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब होता था बॉन्ड ऑर्डर। तो जब ये इसको देगा, ये इसको देगा तो इसके पास ज़्यादा जा रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा जाएगा। ये यहाँ एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा जा रहा है तो इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो यानी कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है, ऐसे लिखा जाएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO ब्रिजिंग, और यहाँ लिखा जाएगा
स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्मिनल। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो टर्मिनल की ज्यादा आएगी, यानी बॉन्ड ऑर्डर तो टर्मिनल का ज्यादा आएगा, ये टर्मिनल का ज्यादा आएगा। ये बहुत सवाल है, तो एक नया सवाल बनेगा, क्या इसके अंदर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है क्या? तो बोलोगे आप हाँ, इस मॉलिक्यूल में दो तरह की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। क्या बोला जल्दी बताओ? इसमें दो तरह की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। एक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ये है सीओ की, है ना, और एक इसकी है सीओ की, ये अंदर जो है सीओ, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी टर्मिनल, यहाँ से एक ही दे रहा है तो कम जा रहा है इसके पास, इस वाले के पास दो जा रहा है, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा जा रहा है सीओ के। हम सीओ की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, कई बार इस कोबाल्ट और इस कार्बन में बॉन्ड नहीं देख रहे हम इस वाले बीच वाला जो सीओ है उसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है उसकी बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि अगर अभी मैं एक एडवांस का सवाल कराऊंगा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दो अभी भी क्या चीज़ समझ में आया, क्योंकि फिर उसमें तो फैल जाओगे पूरी तरह से। समझ में आया? पता नहीं क्या लिख रहा है सर, बट एक्स पर तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है एंड वाई पर सिंगल बॉन्ड है। भाई साहब मैं सीओ का पूछ रहा हूँ, मैं इसका नहीं पूछ रहा हूँ, ये वाले बॉन्ड का। मैं इसके अंदर जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है इसके अंदर जा रहा है एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ से इसके अंदर जा रहा है एंटी बॉन्डिंग में, सीओ का बात कर रहे हैं। तो इस सीओ के अंदर जो है, इस सीओ में एक ही कोबाल्ट दे रहा है, इस सीओ को दो कोबाल्ट दे रहे हैं। अंडरस्टूड है कि नहीं है ये? तो एक सवाल और पूछेगा वो कि क्या यहाँ पे जो बॉन्ड है इनमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर या सिग्मा पाई कैरेक्टर? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि ये बॉन्ड क्या पॉसेस सिग्मा एज वेल एज पाई कैरेक्टर, तो आप बोलोगे यस, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलोगे? ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। सर बॉन्ड लेंथ वाला बता दो, यही तो समझाया कि एक, ये जो बीच में सीओ है इसको दो मेटल दे रहे हैं तो ज्यादा देंगे ना एंटी बॉन्डिंग में, बीच वाले के अंदर अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा देंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा ना। यार कितना सिंपल सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ाई थी उस समय, क्या बताया था कि अगर एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा जा रहा है ना, तो एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, तो सीओ का बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। ये समझ में नहीं आया अभी तक शुभम? बेटा आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग तो आती नहीं है शुभम, अब फिर तुम यहाँ पर नेतागिरी कर रहे हो फालतू की। सिनर्जिक बॉन्डिंग का लॉजिक क्या होता था ये वापस सुन लो, फिर उसके बाद यहाँ कनेक्ट करो। जिन बच्चों को सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं आ रही है उन लोगों को सबको डाउट आ रहे हैं, ये तुम्हें ये नहीं पता सिनर्जिक बॉन्डिंग में सीओ के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो सीओ के अंदर एंटी बॉन्डिंग में जाता है इलेक्ट्रॉन बस, और अगर उनके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो सीओ बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। इतनी मैथ्स नहीं आ रही कि ये एक इसके एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है, यहाँ पे भी एक इसके एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है, तो इस सीओ के अंदर एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा जाएगा तो सीओ का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। मैं यहाँ पर सीओ की ही बॉन्ड लेंथ बोल रहा हूँ, एक्स और वाई, ये वाली बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर वाई। अच्छा ये कन्फ्यूजन हो रहा है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी। ये वाली वाई है, ये एक्स है और ये वाली वाई की बात हो रही है। तो ये सीओ इसके एंटी बॉन्डिंग में एक ही दे रहा है, ये वाला वाई था वो एक्स, ये वाला वाई। अभी क्लियर हुआ? और बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होती है तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, सिंपल फंडा है। तो इस सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, इस सीओ का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम आएगी इसकी ज़्यादा आएगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये रहा सी ओ ब्रिजिंग, ये वाली ब्रिजिंग फ्रीक्वेंसी, ये क्या आई कम,
सीओ टर्मिनल से, इस सीओ की। अभी क्लियर हो गया? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब बाउंड ऑर्डर होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब एक सवाल पूछ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर है, हमें यही फॉलो करना है, लेकिन एडवांस में ओलंपियाड में एक चीज़ और आती है, वो सवाल करा रहा हूँ, क्या अलाउ है? कराऊं? कार्बन के नहीं होता है बेटा, प्रधान कार्बन के सी एंटी बॉन्डिंग में नहीं बोलते हैं, सीओ के एंटी बॉन्डिंग में बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। बनाओ स्ट्रक्चर को, एडवांस लेवल में आया हुआ सवाल है ये। करो। ये ब्रिजिंग है, ये टर्मिनल है, दो टाइप की फ्रीक्वेंसी दिख रही है। ब्रिजिंग के अंदर एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, यानी कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम है, यानी कि ये वाली कम है, ये ब्रिजिंग की है। फिर वो कह रहा है कि 19 वाले जो बैंड है वो डिसअपियर हो गए, यानी कि वो बनेंगे ही नहीं, एक ही टाइप के बैंड है। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए? बैंड डिसअपियर हो गए मतलब एक ही टाइप के बैंड दिख रहे हैं। देखो ये कोबाल्ट है जो मैं अलग कलर से बना रहा हूँ, ये कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, ये दोनों सीओ हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। तो ये ओलंपियाड में आया हुआ सवाल है, इसमें आया हुआ सवाल है ओलंपियाड में। आई होप समझ में आ गया होगा, जल्दी बताओ। तो ये आपके 3 स्लाइड हुई हैं, जो लेट आए हैं वो टॉर्चर कर देते हैं मुझे, खुद लेट हैं, टॉर्चर करते हैं,
पढ़ाने नहीं देते हैं, कमेंट में बदतमीजी करते हैं, स्लाइड वन स्लाइड वन स्लाइड वन। तो ये मैनर्स आपके गलत हैं। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि ये बदतमीजी कहलाती है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, पर अगर टीचर थर्ड स्लाइड पढ़ा रहा है तो यू शुड रेस्पेक्ट कि सर हम बाद में देख लेंगे। ठीक है। अब वो बच्चे कह रहे इतना इजी, बेटा इतना इजी नहीं था, वो समझा दिया था कॉन्सेप्ट, उसके बाद सवाल दिया इसलिए इजी लगा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट के बाद तो हर सवाल इजी होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बाद हर सवाल इजी होता है। ये लिख लो फर्स्ट स्लाइड। लिख लो। नहीं, वो लेट आए ना, एहसान करे हैं मेरे पे, मैं उनके ऊपर मेरे को भी करना पड़ेगा। एरो नहीं बनाना है, एरो तो अंडरस्टूड है बेटा, है ना। ऑफलाइन क्लास में होता तो पिट जाता, बिल्कुल सही कह रहा है तू। एक ने तो नाम भी लिख दिया उसका, ये सीतू है। कैसे पता तेरे बगल में बैठा होगा बेटा ये। सर, कोई इतना क्लियर नहीं समझा पाता। हाँ, लॉजिक समझा दिया मैंने। जैसे पहले मैंने क्या, क्वेश्चन नहीं दिया ना, पहले मैंने दिया कॉन्सेप्ट को समझा दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन दिया तो इजी हो गया। तो हमेशा एक ही बात सीखनी है आपको लाइफ में बेटा कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो क्वेश्चन फिर बहुत इजी हो जाता है। बैंड डिसअपियर का मतलब होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बैंड, उन्हें कहा जाता है बैंड्स। दो अलग अलग तरह के बैंड्स होते हैं ना। बैंड डिसअपियर का मतलब समझ में आ गया? बैंड डिसअपियर का मतलब समझ में आ गया? तो ये सारे स्ट्रक्चर्स याद करने हैं भाई, ध्यान रखना। अगला मेलिक्यूल इस तरह का आएगा, ये भी सिलेबस में है। तो इसमें भी क्या आएगा, ई एन, बताओ। 2 × 26, 2 × 9, 0 2, देखोगे तो 72 आएगा। ई एन ऑफ 1 एफ ही पूछेगा तो कितना बनेगा, 72/2 आ जाएगा, 36। इसका स्ट्रक्चर देखो। अब इसको देखो ध्यान से, ये डेल्टा बॉन्ड हो गया, ये ब्रिजिंग है। काउंट करो, 26 और 3, 32, 33, 34, 35, और ये एक एक्स्ट्रा काउंट होगा इसका, 36। यहाँ भी 26, 6, 32, 33, 34, 35 एक्स्ट्रा काउंट होगा, ये वाला 36। ये भी 36 हो गया, आया ना? पक्का? ई एन वैल्यू ऑफ CO2 CO होल 8 72 आ रही थी ना बेटा, अभी तो निकलवाया था, है ना आर्यन? सॉरी सर, मगर ये टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ 8C बराबर 2 × 8, सी नहीं है, CO है। 8 CO थे ना वहाँ पे। 8 CO जो है सात्विक, उसमें एक CO एक लोन पेयर देगा, तो 8 CO 8 लोन पेयर देंगे। 8 लोन पेयर को कितना बोलेंगे हम, 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर हो गया बॉस? लास्ट क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। ये वाला समझाना था, इसमें ये 1900 है, एक 2100 है। दो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बैंड कहा जाता है इनको, है ना, ग्राफ में दिखते हैं ये 1900 कम है, तो कम वाली फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, ब्रिजिंग की। ब्रिजिंग की हुई नहीं हुई? ये ब्रिजिंग की है, ये डिसअपियर और ये नीचे लिखा हुआ, तो ब्रिजिंग वाला स्ट्रक्चर में नहीं बनेगा बस। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, इसलिए स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। लास्ट वाला समझा दिया ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन को आप लेफ्ट से क्यों काउंट कर रहे हो, डेल्टा बॉन्ड है ना। डेल्टा बॉन्ड जो होता है उसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, ये तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो इसी में काउंट होगा, शेयरिंग हो गई तो इसमें ये वाला भी काउंट होगा ना। तो इसी तरह से जब मैं इसका 26 बोल रहा हूँ तो ये काउंट हो चुका। अब ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इसमें काउंट होंगे, तो ये वाला जो होगा ये भी तो इधर काउंट होगा।
हाँ, लिक्विड में भी 36 ही होगा। और कोई डाउट जल्दी बोलो बेटा, किसी को भी कोई डाउट हो जल्दी से पूछो। समझ गए? अच्छा, इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी क्या, जल्दी बताओ। सर हमें इस कॉन्सेप्ट की तो भनक भी नहीं दी थी, इसलिए बट इसी वजह से तो यहाँ बैठे हो। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा, ये सब पढ़ाया हुआ है सिनर्जिक बॉन्डिंग में रचित। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रही है, आपको लग रहा है थोड़ा और क्लियरिटी चाहिए, तो आप इससे पहले वाले लेक्चर देखो, उसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग है, वहां से आप पूरा कंटिन्यू करो इसको। डेल्टा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक काउंट होता है, ये वाला एक्स्ट्रा इधर काउंट होता है, तो एक एक्स्ट्रा इसमें काउंट हुआ, और इस एफई के अंदर भी ये काउंट हो गया, तो एक्स्ट्रा ये वाला काउंट होता है ऐसे। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट कर रहे हो, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे काउंट होते हैं, ध्यान से समझना वापस से। डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, सीओ कितने इलेक्ट्रॉन देता है, सीओ एक सीओ तो एक ही लोन पेयर देगा ना, तो 9 सीओ कितने लोन पेयर देंगे, 9 लोन पेयर। 9 लोन पेयर में एक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 × 9 कर रहे हैं ना। एफई के एटॉमिक नंबर है 26, तो उसके पास 26 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। तुम्हें समझ में आया? लोग कह रहे हैं काउंट कैसे कर रहे हो, तो मैं आपको समझाता हूँ काउंटिंग कैसे हो रही है। एफई के पास, आपने नए आए हैं, जो भी नए बच्चे डाउट पूछ रहे हैं ना, वो पिछली क्लास में नहीं थे। पिछली क्लास में हम ईएन का मतलब समझाया था। ईएन का जो मतलब था वो ये था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड। तो एफई के पास जितने इलेक्ट्रॉन है वो तो लिखने ही है, दो एफई है तो 26 इलेक्ट्रॉन एक के पास होते हैं, वो तो लिख ही दिए। सीओ कितने डोनेट कर रहा है, ये स्ट्रक्चर है सीओ का, तो एक लोन पेयर देता है, तो 9 सीओ कितने लोन पेयर देंगे, 9 लोन पेयर। 9 लोन पेयर एफई के पास जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक लोन पेयर में, तो 9 × 2 कर दिया, यानी 18 इलेक्ट्रॉन देगा ये इसको। और 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा डेल्टा बॉन्ड के काउंट हो रहे हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ही डेल्टा बॉन्ड के काउंट हो रहे हैं। क्लियर है? अब ये टोटल एफ ई जो हैं, उन एफ ई का, दोनों एफ ई का EN72 आया है, और एक एफ ई का करेंगे तो डिवाइड बाई 2 करेंगे ना, तो 72 डिवाइड बाई 2 करा तो 36 हुआ ना। मैथ्स नहीं आती क्या? दो कैसे आया EN में, ये दो, ये डेल्टा बॉन्ड का है ना, यहाँ लिखा तो था अभी। गधे ही भरे पड़े हैं साले, पढ़ के तो आएंगे नहीं, और फिर यहाँ आकर के प्यार मोहब्बत से आईआईटी सेलेक्ट हो, इतने प्यार से सेलेक्ट होंगे, होंगे क्या हम आईआईटी में, ये बताओ पहले तुम लोग हैं। यहाँ पे सब लिखा हुआ, उसी को रेप्लिका कर दिया मैंने, ये सारा का सारा ये लिखा था यहाँ पे। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा का ऐसे ही मैं वहां लिख देता हूँ, मुझे क्या पता, बिल्कुल ही ढोल ही पड़े पड़े हैं यहाँ पे। डेफिनेशन तो पढ़कर आओ भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2Fe, तो 2 × 26, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 9 CO, कितना होगा, 2 × 9, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डेल्टा बॉन्ड कितना होगा, 0 2, टोटल 72। ये लिखो 2 × 26, 2 × 9, इसको भी कर लो, कितना होता है, 26 × 2, 52। ये कितना हुआ, 18, ये 0 2, टोटल करो, 2 7 72, ये टोटल तो करना आता है ना। अब एक का निकालना, ये दो का आया ना टोटल, एक का निकाला इसलिए 36 आ गया, इसको डिवाइड बाई, यहाँ गलती से मैंने यहाँ लिख दिया, ये 36 यहाँ लिखना चाहिए था मुझे। अभी ठीक है? सबका 36 ही क्यों आ रहा है, ये तो हमने कल पढ़ा था ना कि सिनर्जिक बॉन्डिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड वो सिज्विक रूल फॉलो करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आए। ठीक है आशी, याद आया क्या था? सीओ का जो भी होगा वो फॉलो करते हैं
क्लियर? डेल्टा बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो काउंट हो जाता है, ये वाला, ये एक्स्ट्रा काउंट होगा इसमें, और वो उसमें एक्स्ट्रा काउंट होगा। ठीक है, चलिए अब आपसे एक सवाल पूछेगा, बताएंगे आप? फाइंड द वैल्यू ऑफ En इन R3 सॉरी Ru3CO होल 10। करो, सोच के करना। IR करो, इसको IR से करेंगे, है ना? बढ़िया सवाल बनेगा। इससे करो। बारह है ना, चार होना चाहिए, चार 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 चार। चार से निकालो, देखें एक बार। हम्म चलो मैं इसके ऑप्शंस बना देता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर। ओके ओके ओके, चलो मैं इजी बना देता हूँ, जो एग्जाम में आएगा। मैं आपके लिए इजी बना देता हूँ। देखिए किसका दिमाग चलता है। अब करो, चलो ऑप्शन भी दे दिया, इसको दिमाग से खेलना है। इसको आपको ऐसे नहीं समझना कि क्या है क्या नहीं, दिमाग का खेल है, सिर्फ दिमाग का। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपना दिमाग का इस्तेमाल कर पाते हैं? ओनली दिमाग का खेल है ये, ओनली दिमाग का खेल। नहीं, दिमाग का खेल ये है कि इसका 77 है। छोड़ दो, मैं समझा देता हूँ। दिमाग का खेल ये है कि 77 है, दिमाग लगाओ, और कार्बन मोनोऑक्साइड का कंपाउंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड के जितने भी कंपाउंड होते थे उनकी इच्छा क्या होती थी? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेने की इच्छा होती थी? सोचो, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेने की इच्छा होती थी? सोचो, मैं आंसर का हिंट दे रहा हूँ, देखो आप सोच के बताना एक बार। कौन से कॉन्फ़िगरेशन लेने की इच्छा होती थी? अरे बोलो, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ या ना? अब अगर 77 है तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 86। इसका मतलब इन चारों इरिडियम जो है उनका कितना एटॉमिक नंबर आएगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा 86। कितना आएगा? 86।
इन चारों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 86। और अगर 86 चारों का आएगा तो 86 इंटू 4 करना पड़ेगा। एटी सिक्स इंटू 4 कितना होता है? 344। तो अपने आप एक का 86 हो गया ना, 344/2, 4 सॉरी 344/4। जीनोन के पास नहीं आएगा, रेडॉन के पास आएगा। जीनोन तो 54 होता है। तो आंसर क्या बन गया अपने आप ही? बी। नहीं आ रहा ना समझ में? किस किसने हिंट पकड़ लिया था कि भाई देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंपाउंड होगा तो 86 होना चाहिए, 4 है तो 4 इंटू 86 होगा, सिंपल है। 4 इंटू 86 वाला ऑप्शन चेक करना था, आंसर आ जाएगा। अब इस तरह के सवाल आपसे हीट एंड ट्रायल आएंगे, इनका स्ट्रक्चर नहीं आएगा। स्ट्रक्चर तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे को तो स्ट्रक्चर बताओ, तो ऐसे तो बहुत सारे बनते चले जाएंगे दुनिया भर के। तो आपको उन दुनिया भर के नहीं समझने, आपको हिंट से समझना है। स्ट्रक्चर ऐसा होता है इसका, बस कुछ नहीं करना। एक एक के पास 3 सीओ हैं। ये कैलकुलेशन के हिसाब से तो 334/4 आ रहा है। कैसे आ रहा है कैलकुलेशन, जरा मल्टीप्लाई करें। डेल्टा बॉन्ड आप भूल गए ना, ये इसीलिए तो कंफ्यूज कर रहा है कि 334 आना चाहिए। लेकिन यही तो समझना है कि 334 नहीं आ सकता, क्योंकि डेल्टा बॉन्ड को आप मिस कर रहे हो। आप समझ नहीं रहे। आपने उसको टोटल करके डिवाइड बाय 4 कर रहे हो तो वो गलत आएगा। आपको पता होना चाहिए कि इनका एटॉमिक नंबर इफेक्टिव कितना आता है, 86। तो बीच में डेल्टा बॉन्ड जरूर होंगे। यार वास्तव में मतलब अगर मैं ना आपको नहीं समझा पा रहा हूँ तो फिर आप लोग ही बेवकूफ़ हो, क्योंकि मैं बहुत प्यार से समझाया है रोहित कि हर एक कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपाउंड का रूल होता है कि वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस ही रखते हैं। यही तो सिजविक ने बताया था। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि वो इसलिए 86 आ रहा है कि उसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना, उसके बीच में कहीं ना कहीं डेल्टा बॉन्ड्स हैं। ये स्ट्रक्चर देखो आप, डेल्टा बॉन्ड से आ रहा है 86। आपको एज्यूम करना है कि सीओ है तो कन्फर्म वो 86 लेके बैठा होगा। अब उसके लिए उसको स्ट्रक्चर कैसी बनानी पड़ेगी वो खुद जुगाड़ करेगा, तुम्हारी तरह थोड़ी सोचेगा। मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कि गिन लो इलेक्ट्रॉन इसमें, आओ इलेक्ट्रॉन गिने, ये थोड़ी पढ़ रहे हैं। हम ईएन पढ़ रहे हैं और ईएन अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, उसके लिए उसको जो स्ट्रक्चर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी वो चाहेगा और कर लेगा स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। ये ये कर लेगा, वो उसकी हेडेक है। आपको हिंट ये दिया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाँ उसके पास ये इरिडियम है, हाँ तो वो 86 करेगा क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस अचीव करते हैं वो। विदाउट स्ट्रक्चर ऐसे ही तो बताया मैंने तुरंत कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड का कंपाउंड है, पक्का वो सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा और वो कक्का अपना क्या करेगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। तो इसके लिए वो डेल्टा बॉन्ड बना लेगा अपने आप, अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है। अब देखो एक बहुत अच्छा सवाल और बता रहा हूँ इसका, पूछेगा ये सवाल एफ ही, ये भी आएगा एग्जाम में। इसमें एक खास बात होती है एनओ के साथ कि एनओ एक्ट एज अ पॉजिटिव लिगेंड एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड। तो एनओ किसकी तरह बिहेव करता है? पॉजिटिव लिगेंड और नेगेटिव, सॉरी न्यूट्रल। तो जब आप पॉजिटिव लिगेंड की तरह बात करोगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और जब आप उसे न्यूट्रल लिगेंड की तरह बात करोगे देन वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये याद रखना पड़ेगा। इसकी थ्योरी याद हो गई। सर ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है मेरे दोस्त? बेटा टाइप ऑफ रिएक्शन कुछ भी नहीं होता, सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है। वो हम सॉल्ट में जब पढ़ेंगे तो सारा टाइप ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन हम 10th में भी पढ़ते थे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती थी, है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं
पीपीटी रिएक्शंस होती हैं, सो डोंट यू वरी, है ना, फेथ में। और आपके दोस्त के कोचिंग में कहाँ पढ़ा रहे हैं ये भी मुझे पता है, ठीक है, तो डोंट यू वरी, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता है, वो अपना अपना कॉन्सेप्ट करने के तरीके होते हैं कि भाई मेरे को कंफर्टेबल ये टॉपिक यहाँ है तो मैं यहाँ, अपन इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, है ना यश, है ना पूजा, क्या नाम है इसका, यश पुजारी, पुजारे या पुजारा जो भी है। तो एनओ जो होता है न्यूट्रल लिगेंड भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब आपको ये थ्योरी याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपका, और कहाँ पढ़ा रहे हैं ये भी पता है मुझे, है ना, ये आप समझ रहे होंगे, तो सो डोंट यू, हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, बस ये याद रखो। वो सब आ जाएगा अपने आप। हाँ, पिछले क्वेश्चन में भी डेल्टा के इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं, यस, ये याद हो गया। ये याद हो गया। ये याद होने के बाद आपको समझना पड़ेगा अब कि भाई अगर पॉजिटिव लिगेंड मान रहा हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें सबसे पहले देखो पॉजिटिव मान लिया मैंने, तो पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, x प्लस 2 × 0 प्लस 2 × NO क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव, तो +1 आएगा बराबर 0, तो x बराबर निकालोगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 26 होता ही है, फॉर्मूला याद ही, -2 रख दिया ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2 × 2, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना 2, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर भी 2 ही देगा, तो 2 × 2, टोटल करो 36 आएगा। अब आप न्यूट्रल है, न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा जल्दी बताओ, 3, ध्यान से सुना ये थ्योरी है, तो जब आप 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसे करेगा देखो, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 आएगी इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या आएगी 0, यहाँ पर भी 0 है, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गया, तो अगर 0 आ गया तो अब यहाँ इसको 26 करेंगे, 26 प्लस ये कितना दे रहा होगा, 2 × 2 ही देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ये रहा, और 2 इलेक्ट्रॉन देता है प्लस, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, एनओ को न्यूट्रल मान रहे हैं तो है तो 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने देगा 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 2 ये हैं, तो ये टोटल 6 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 36, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी 36 आ रहा है, ये भी 36 आ रहा है, तो एक थ्योरी बन गई कि जो एनओ है उसका जो नेचर है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को अफेक्ट नहीं करता है। क्या बोला उसने बताओ, जो हमारा एनओ है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को अफेक्ट नहीं करता है, क्या बोला जल्दी बताओ, जो हमारा एनओ है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को अफेक्ट नहीं करता है, उसका नेचर लिख दूं, ये थ्योरी में आएगा, नेचर ऑफ एनओ does not affect, nature of NO does not affect EN वैल्यू, चाहे आप न्यूट्रल हो तब भी वही आ रहा है, पॉजिटिव हो तब भी वही आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन समझो, ये जो NO होता है ना इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको याद है 2.5 होता है, और अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है, ध्यान से समझना बॉस, NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 पे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में पड़ा था, जिनको नहीं पता वो सुन लो, NO के अंदर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, NO के अंदर कहाँ है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन था, तो उसने निकाला तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, अब एज ए लिगेंड ये लोन पेयर देगा तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे एरो बना रहा हूं मैं 2,
तो जब NO होता है तो पहला इलेक्ट्रॉन तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए निकाल रहा है ताकि वो स्टेबल हो जाए। देखो ध्यान से, वो एक इलेक्ट्रॉन तो इसलिए निकालता है कि स्टेबलाइज हो जाए, और फिर एज अ लिगेंड वो अपना लोन पेयर दे रहा है। तो जब आप न्यूट्रल मानते हो तो एक तो वो निकालेगा, फिर पॉजिटिव बनेगा, फिर आपके एक लोन पेयर देगा। तो न्यूट्रल मानते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, और पॉजिटिव मानते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। ये सीक्वेंस समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। बताओ ये न्यूट्रल में 3 इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, ये समझ में आया। पहला इलेक्ट्रॉन तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए देगा, और फिर एज अ लोन पेयर दे रहा है। पहला तो किस लिए दे रहा है, स्टेबलाइज करने के लिए। एंटी बॉन्डिंग एमओटी में पढ़ाया है कोऑर्डिनेशन से पहले। अब यहाँ ध्यान से सुनना, वापस क्या हुआ, जब आप इसे न्यूट्रल मानते हो तो वो इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास ही है, वो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला। जब आप न्यूट्रल मान रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, न्यूट्रल मान रहे हो इस इलेक्ट्रॉन को तो इसी के पास है। न्यूट्रल मानते हो तो ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास है ना, इसी के पास काउंट हो रहा है, इसलिए हमने न्यूट्रल ले रहा। इसी के पास काउंट हो रहा है, इसलिए हमने इसको इसमें 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन कर लिया है। और जब पॉजिटिव मान रहे हो तो देखो क्या हुआ, पॉजिटिव मान रहे हो तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया एक, पॉजिटिव मान रहे हो तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया एक, 2 NO थे तो 2 दे दिए, 2 देते ही Fe में काउंट हो गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ काउंट हो गया। देखो Fe में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा काउंट हो रहे हैं। Fe के पास ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ रहा है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा रहा है कि ले पकड़। पहले वो स्टेबलाइज हो रहा है, फिर वो एज ए 2 इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड NO+। तो प्लस मानते हो तो वो इलेक्ट्रॉन Fe पे काउंट हो जाता है, और जब न्यूट्रल मानते हो तो वो इलेक्ट्रॉन यहीं काउंट हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन देगा जरूर, तो सिस्टम में ही तो है इलेक्ट्रॉन तो अभी भी, वो इधर काउंट करो या उधर काउंट करो एक ही बात है, इसलिए वो टोटल इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहेंगे। आप शायद मैथ समझ पा रहे हैं। 344/2 नहीं किया है, 344/4 किया है बेटा, बार बार एक ही चीज को लिख रहे हो आप। 344/4 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ 4 थे, ये 4 है तो यहाँ 4 आएगा ना, 2 नहीं किया। राज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर है तो यहाँ काउंट हो जाएगा, और अगर यहाँ करना है तो यहाँ काउंट हो जाएगा। तो न्यूट्रल जब हो रहा है तो यहाँ काउंट हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो वहां काउंट हो रहा है। ठीक है। अब एक सवाल इसमें बहुत अच्छा पूछेगा, ये सब आईटी एडवांस में सवाल आएंगे, ध्यान सुनना, और आए हुए हैं। दो रिएक्शन दिए, आपको बताना कौन सी सही है, करो। हाँ, सारे क्वेश्चन शीट में है ये, है ना, और बुक में है और शीट दोनों में है। बुक आप करोगे तो बुक में सारे सवाल आपको मिल जाएंगे एज इट इज। बेटा वो बुक मैंने अपने हाथों से लिखी है, उसमें सारे सवाल एज इट इज मिलेंगे जो मेरे लेक्चर में आप पढ़ रहे हो, एकदम लिखे हैं ऐसे बना बना के। तो आपको हर पेज के सवाल एक एक मिलके मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो। अब इस सवाल को कैसे सोचते हैं वो सोच के बताओ, नहीं लॉजिक बताओ क्या हुआ।
जब तक लॉजिक नहीं आएगा समझ में तब तक कुछ नहीं होगा। देखो नहीं, बहुत नहीं है, आंसर आएगा इसका बी। अब ये आंसर बी क्यों आया वो सोचते हैं, बहुत सिंपल है। हर एक कॉम्प्लेक्स याद है आपको 36 रखना चाहेगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर एनओ की टेंडेंसी देखो, यहाँ पे न्यूट्रल ही है, कहीं पॉजिटिव तो लिखा नहीं है, तो इसकी तो टेंडेंसी सीधा 3 इलेक्ट्रॉन देने की है। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अभी 36 है। ये जब देगा इसको तो 3 देगा एक साथ इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तभी लेगा जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब 3 लोन पेयर बाहर निकले। ये 3 लोन पेयर देगा। तो ये कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब 3 लोन पेयर बाहर आए। तो 3 लोन पेयर बाहर आने के लिए 3 CO को बाहर आना चाहिए था, वहां 2 ही CO है तो गलत हो गया। 3 CO बाहर आए तब जाके 2 NO अंदर बैठेंगे और 36 का 36 ही रहेगा। तो 36 EN को नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि 36 होने से नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है उसका। तो वो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं चाहेगा जिससे वो अनस्टेबल हो। तो ये रिएक्शन अनस्टेबल कर रही है, गलत कर रही है उसको, और ये रिएक्शन उसको स्टेबलाइज कर रही है। तो ये वाली रिएक्शन आएगी कि भाई आपको अगर इसके अंदर बिठाना है तो अंदर से 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 CO बाहर निकालने पड़ेंगे। क्लियर है बॉस? अभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता था वो समझो। इसको EN से ही देखना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि NiCO होल 4 ट्रू और फॉल्स पूछेगा वो, कि NiCO होल 4 एंड FeCO होल 5 both follow 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो अगर किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है, 36 या 54 या 86, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। 3 लोन पेयर बेटा है ना, 3 लोन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, 3 लोन पेयर, ठीक। हाँ दोबारा समझेंगे सवाल को। क्या कि अगर कोई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी का 36 आ रहा है, 54 आ रहा है और 86 आ रहा है, तो वो सब सिज्विक रूल है और वो सब आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है समझना। जब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, है ना, लेकिन जब हम 18 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब आप NiCO होल 4 का काउंट करोगे तो निकल का एटॉमिक नंबर तो 28 है, 4 CO है। अब CO जो होगा वो कितने लोन पेयर दे रहा है, 2 या एक लोन पेयर दे रहा है। 4 CO कितने देंगे, 4 लोन पेयर देंगे। टोटल कितना हुआ है, 8। तो 28 प्लस 8 कितना हुआ, ठीक है 36। तो ये तो ऐसे निकला। अब यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट हो जाएगा। तो निकल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3D8 4s2। तो अब आप इसको काउंट करोगे तो 8 प्लस 2 10 और 4 इंटू 2 8, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो टोटल अगर आप 28 लेते हो तो 36 बनता, और सिर्फ वैलेंस लेते हो तो ये बनता। तो इसी तरह से सवाल पूछता आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताओ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो तो ऐसे काउंट करना है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करके और लोन पेयर देते हुए। ऐसे मत काउंट करना है इसको कि ये 28 है, फिर ये कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन अपने 8 देगा, फिर इंटू 4 करेंगे। ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स में ऐसे नहीं देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोऑर्डिनेशन में जो कॉम्प्लेक्स है इनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे देखने हैं, इसके वैलेंस इतने हो गए और ये कितने लोन पेयर दे रहा है, क्योंकि वो लोन पेयर जाएगा उसके पास। आप समझ रहे हो, लोन पेयर जाएगा। तो ये इस तरह से चेक करना। अब इसको बताओ FeCO होल 5 में बताओ क्या हो रहा होगा। देखो Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो बस, 3D6 4s2, और CO कितने हैं 5CO। तो कितना आएगा यहाँ 2 इंटू 5, तो कितना हो गया है 6 + 2 + 2 इंटू 5,
18 आया नहीं आया? एटीन इलेक्ट्रॉन रूल कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। और अगर आपसे क्वेश्चन देते बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉम्प्लेक्स और वो बोले कि इनके अंदर बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे निकालते हैं, फील आ रही है? ऐसे देसी में मत निकालना कि सबके इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने लग गए बैठ के। आप सीधा निकालना इसका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन और ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जैसे ये बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आपको क्या बोलना है? बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। 18 आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे बोलोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, समझ में आ गया लल्ला? मचा देगा हल्ला गली मोहल्ला। थ्री डी आउटर मोस्ट शेल नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दोनों को बोलते हैं डी में। कविता, डी ब्लॉक एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी और एस दोनों को मिला के बोला जाता है। ईएन से भी कर सकते हो। ईएन अगर सबका बराबर आ रहा है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे दो इनका ईएन 36 36 आ रहा था तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलना है। हाँ ईएन से भी कर सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं कि इसी से करो। ईएन 36 36 आ रहा है, ईएन 54 54 आ रहा है तो वो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऐसे जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन NiCO होल एक्स। चलो बताओ आप, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। सर कैसे पता चलेगा कि कब कैसे करना है? अभी तो बताया कि कॉम्प्लेक्स अगर आ जाएं तब, और आयंस अगर सिंपल सिंपल हो तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। सर ज़्यादा एटॉमिक नंबर वालों का तो कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ही आएंगे। कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बस है ना, उसके आगे के नहीं आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये एक्स निकालने का तरीका समझा। पहला ही फॉर्मूला था हमारे पास ई एन, इस फॉर्मूले में z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर था। तो जब आपने देखा ई ए एन बराबर z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इस कंडीशन में देखो क्या होता है, इसके अंदर से आपको x निकालना है ये, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो आपको एज्यूम करना है कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 36, एटॉमिक नंबर 28 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा क्योंकि कोई चार्ज नहीं है कोबाल्ट पे, तो फिर 2 आएगा और ये x मानना है। तो इसको सॉल्व जब आप करोगे तो 2x बराबर क्या आएगा, 36 माइनस 28 यानी कि 8। तो x बराबर अपने आप ही क्या आ जाएगा, 4। इस तरह से करना है। एटॉमिक नंबर गिवन होंगे, और अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है तो उसके पास राइट है कि वो ना भी दे, है ना, वैसे गिवन होते हैं टेबल में आगे। इसी तरह से एक सवाल और पूछ लिया उसने, बताओ FeCO होल 5x। फिर से वही आएगा, ई ए एन बराबर z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेट। ई एन 36 ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये 26 आता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 36 के पास ही जाएगा 2x। तो 2x बराबर क्या आएगा, 36 माइनस 26 यानी कि 10, x बराबर 5। इसी तरह से एक और सवाल दे दिया, एच एक्स दे दिया आपकी बार उसने, एम एन
CO होल 5 बताओ। x फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर से वही आएगा, EAN बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो इसको आयनाइज करोगे तो -x यहाँ आएगा, एटॉमिक नंबर 25 से -x वहाँ आएगा, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -x बनेगा, प्लस 2 इंटू 5, तो 36 बराबर 25 प्लस x प्लस 10, तो x बराबर निकालोगे तो 1 आ जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है या मैं ही समझ रहा हूँ ये सब? ये सारे सवाल आएंगे, अब गलत तो नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। ये x है, इसको कैसे आयनाइज करोगे बताओ? प्लस -x, ये -x यहाँ जाएगा ना सीधा। अब ये -x आ रहा है, इस पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये -x ही तो आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -x लिख दी। फॉर्मूला यही था, -x पुट कर दिया तो ये आपका प्लस हो गया। इसकी वैल्यू निकालो। बुक सजेस्ट कर दी ना बेटा, सिंगेज पब्लिकेशन की है, विजय विशाल जोशी सर की, विजय सर। हाँ, नियरेस्ट नॉर्मल गैस हमेशा लगेगा सिनर्जी बॉन्डिंग, यस, कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब यहां पर मजेदार हो जाता है, देखो अगर आप इसको निकालेंगे ना, तो आपने रटा हुआ इसलिए निकाल लिया, लेकिन इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या था, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन को पता है क्या होता था, En इंटू 2 करेंगे क्योंकि 2 एटम का होगा, या सॉरी, En तो जो आएगा वो आएगा, लेकिन इस बार जो En आएगा वो 2 इंटू जेड आएगा, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर तो होगा ही होगा। और इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर +2 भी करना पड़ेगा, ये 2 डेल्टा बॉन्ड का है। आपको याद है जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा काउंट होते हैं डेल्टा बॉन्ड के, तो आप ये फॉर्मूले में भूल गए और यहाँ इंटू 2 करेंगे तब आएगा। तो जब आप दिमाग की बत्ती जलाएंगे तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर हमेशा 2 है, तो 72 ही लेना है, 2 इंटू 27 यानी कि कोबाल्ट। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लो तो यहाँ 0 है ही सही,
कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दे ही रखा है उसने, 2 × x+2 आपको लेना है। तो यहाँ 72 आ गया बराबर 54 प्लस 2x+2 आ गया। तो अब आप x की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो 8 आ जाएगी। देखो, तो फॉर्मूले में आप ये मत भूलना बस कि डेल्टा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होते थे यहाँ पर। x/2 कर दोगे तो आपके गलत आएगा, ये पॉइंट्स में आएगा आंसर 9/2। 9/2 नहीं हो सकता। यहाँ पर ध्यान रखना, ये 2 एटम थे तो 2 करना पड़ेगा। इस वाले में डेल्टा बॉन्ड हमेशा कंसिडरेबल है तो डेल्टा बॉन्ड हमेशा आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं एम्बीडेंटेड के, है ना। एम्बीडेंटेड अगर मोनोडेंटेड है तो 2 ही लेते हैं। टेस्ट में एमओटी नहीं आएगा, एम जिस सिर्फ कोऑर्डिनेशन। सर 72 कब लेंगे? जब 2 हो यहाँ पर, एक का 36 होगा ना, तो 2 का 72 होगा। टेस्ट का सिलेबस नोट कर लो, सिर्फ यहाँ तक जहाँ तक पढ़ा दिया आज। टेस्ट का सिलेबस क्या है बताओ? यहाँ तक जहाँ तक पढ़ा दिया आज। अब जिसको डाउट हो वो पूछ लो। नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगा क्योंकि नोमेनक्लेचर आएगा। नोमेनक्लेचर फिर आधा इधर और आधा उधर कचरा हो जाता है। जिसको जो डाउट है बता दो। सर कोबाल्ट में पता था कि 2 डेल्टा बॉन्ड होगा, बस वही सिलेबस में आएगा बेटा अमित। जिसमें पता है वही है, फॉर्मूला बना के दिया ना मैंने आपको। सिलेबस में जो है उनमें ये लगेगा फॉर्मूला। केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगा, सिर्फ कोऑर्डिनेशन दिया ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाए। हम्म हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ेंगे ना अभी रंजन, सीएफटी पढ़ेंगे। हाँ डेल्टा बॉन्ड हमेशा ही आएगा। थ्योरी कहाँ से पढ़े बेटा? थ्योरी नोट से पढ़ो अच्छे से, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। सर आपकी बुक का न्यू एडिशन आ रहा है कि नहीं? अभी नहीं आ रहा, वही है। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का सकते हैं। डीपीपी 4 में क्या निकालना है? नहीं निकला हुआ है। सॉल्यूशन ठीक नहीं दिया है, प्लीज़ चेक इट। ओके, देखेंगे डीपीपी 4 भी। सर ईएन वाला सेम होता तो इलेक्ट्रॉन, हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। आप अपना टेलीग्राम लिंक बता दीजिए। टेलीग्राम तो बताया था ना, विजय सर ऑफिशियल, जिसमें मेरी पीले कलर के बैकग्राउंड में फ़ोटो लगी हुई होगी। सर इसमें कोबाल्ट का 36 ही है, पर 2 कोबाल्ट है ना, तो 36 एटॉमिक नंबर 2 इंटू कर दिया ना तो 72 आएगा ना टोटल। 36 की जगह 2 कोबाल्ट थे इसलिए 72 आया है। चलिए भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक टेस्ट के लिए, आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और प्लीज इस बार आपको चैलेंज देता हूं, कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है? चलिए एक चैलेंज लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन से सवाल दिया है जितना पढ़ाया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन से अगर सवाल दिया है तो क्या आप सारे सही कर सकते हैं? चैलेंज एक्सेप्ट करो फटाफट से। ओनली कोऑर्डिनेशन से, सिंपल सिंपल सवाल है, जो कॉपी में कराए हैं जैसे क्लास में कराए हैं वही दूंगा सारे के सारे, प्रॉमिस। जल्दी से जितना कॉपी में है और जो क्लास में ढंग से कराएं वैसे के वैसे सवाल दूंगा। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं लल्ला? और बोलो, क्या आप रेडी हैं? सारे सही करने के लिए कौन कौन चैलेंज ले रहा है? कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कि सर मैं पूरे में से पूरे लाऊंगा? देखो अपना रिकॉर्ड रहा है हमेशा सारे सही वाला, हमेशा बहुत अच्छा पेपर बनाया है। आपके लेवल से है, बहुत ही सिंपल, आपको लगेगा कि यार सारा का सारा सही कर सकता था मैं। तो देखें अगली क्लास में कौन है जो बताएगा कि मेरे सारे इनऑर्गेनिक में सारे सही हैं। सिर्फ इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। जेई मेंस लेवल का पेपर है, संडे को पेपर है, और पूरे सही कर सकते हो आप। ये आपके अंदर पोटेंशियल भी है कि नहीं? है कि नहीं है? तो क्या आप तैयार हैं?
क्या आप रेडी हैं? तो देखते हैं किसके सही आते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।